हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी शिक्षक और सभी भावी शिक्षिकाओं का स्वागत है आपके अपनी प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के साथियों बात करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले साथियों, अगर चैनल पर नए है तो पहले से सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना। आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। पहला जो प्रश्न है साथियों, ये कहना कि निम्न में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता जो है वो नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी जो है वो एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता जो है वो नहीं है। ये आपके रीट L2 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न साथियों। एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता जो है वो कौन सी नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और वैधता, अमानकीकृत या फिर व्यवहारिक। यहाँ पे देखिए, विश्वसनीयता ये बिल्कुल होती है, वैधता होती है, अमानकीकृत नहीं होता है और व्यवहारिक बिल्कुल होना चाहिए। साथियों यहाँ पे व्यवहारिक का मतलब हो गया कि भाई आप अगर 5वीं कक्षा का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो लेवल जो है वो 5वीं के स्तर का ही होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं व्यवहारिक, यानी कि प्रश्न जो है वो हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। प्रश्न पत्र जो है वो हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा ले रहे हो 5वीं की, ठीक है, और पेपर के अंदर दे रहे हो साइन थीटा और कोस थीटा। पेपर के अंदर अगर आप 5वीं के स्तर पर अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा दे रहे हैं तो वो प्रश्न पत्र जो है वो साथियों व्यवहारिक नहीं है। इसलिए प्रश्न पत्र के अंदर व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, वैधता बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, और विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चेक करेगा तो आंसर जो है वो वही आएगा। विश्वसनीयता के अंदर कोई भी अगर चेक करेगा तो आंसर जो है वो वही आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र हमेशा साथियों मानकीकृत होना चाहिए। प्रश्न पत्र हमेशा मानकी मानकीकृत होना चाहिए। प्रश्न पत्र हमेशा मानकीकृत होना चाहिए। तो इसको ऑप्शन जो है वो आपका 3 नंबर यहाँ पे सही होगा। प्रश्न पत्र हमेशा अमानकीकृत ना होकर के मानकीकृत होना चाहिए। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा मानकीकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपके रीट 11 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आराम से धैर्य के साथ में क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, उसके बाद में आंसर करना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि मौखिक मूल्यांकन। देखिए साथियों, जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, मूल्यांकन का मतलब हो गया कि एक बच्चा जो है वो उसकी समस्या का पता लगाना, उसके बाद में क्या करना, उसका उपचार करना। ठीक है, उपचार यहाँ पर उसका निदान करना, उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मौखिक मूल्यांकन है, मौखिक मूल्यांकन का मतलब हो गया कि बच्चे को टीचर जो है वो अपने सामने खड़ा करता है। ठीक है, बच्चों को टीचर जो है वो अपने सामने खड़ा करता है और उससे जो है वो प्रश्न पूछता है, यानी कि उसका जो है वो मूल्यांकन करता है। उसको हम बोलते हैं मौखिक मूल्यांकन। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में, ठीक है, कौन सा जो है उपरोक्त कथन जो है वो कौन सा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मौखिक मूल्यांकन को लेकर के सही कथन जो है, ट्रू कथन जो है वो कौन सा है, ये आपकी रीट L1 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए, मौखिक मूल्यांकन जब हम छोटी कक्षाओं के अंदर थे साथियों, जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो उस समय क्या था कि जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो परीक्षा होने के बाद में साथियों, परीक्षा होने के बाद में जो भाई परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आते थे, कौन से, अति लघुतरात्मक, यानी कि जो भी अपने पास में छोटे प्रश्न आते थे, टीचर तो है वो हमें वही प्रश्न जो है वो मौखिक के अंदर पूछता था। ठीक है, तो वो अपना एक प्रकार का मौखिक मूल्यांकन था। और मौखिक मूल्यांकन के अंतर्गत हमेशा जो है वो छोटे प्रश्न, अति लघुत्मक और एक शब्द वाले प्रश्न जो है वो पूछे जाते। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि मौखिक मूल्यांकन में कभी भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में ऑप्शन बी, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विशेषज्ञ होना चाहिए। विषय विशेषज्ञ जो है वो होना चाहिए। जैसे साथियों क्वेश्चन है कि आगे जो मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं, जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। और उसके अंदर सहन करने की, जैसा छात्र आंसर बता रहे हैं उसको सुनने की क्षमता, यानी कि सुनने की जो है वो पावर, लिस्निंग पावर जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत बोल दिया तो जो है वो डरा दिया, धमका दिया, इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान होना चाहिए, सहनशील और उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। जैसे पढ़ा तो जो है वो गणित रहा है, लेकिन मौखिक मूल्यांकन करता है अंग्रेजी विषय का, तो वो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि विषय का विशेषज्ञ जो है वो अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन 3, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो समूह निष्ठा, यहाँ पे अगर मैं इस समूह निष्ठा की बात करूँ साथियों, तो समूह निष्ठा का मतलब हो गया कि एक घेरे के अंदर, यानी कि एक समूह के अंदर 100 विद्यार्थियों को बुला लिया,
भाई मौखिक मूल्यांकन में एक घेरे के अंदर यानी कि एक ग्रुप में 100 विद्यार्थियों के साथ मिला लिया। अब 100 विद्यार्थियों में से आप जो है वहाँ पे मौखिक मूल्यांकन करेंगे तो कृष्ण जो है वो उसमें से 4 या 5 विद्यार्थी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 विद्यार्थी ही बता पाएंगे, बाकी वाले विद्यार्थी जो हैं वो एकदम से चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये जो है वो एक मौखिक मूल्यांकन साथियों, ये जो है वो मौखिक मूल्यांकन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो ये भी समूह निष्ठा जो है वो अधिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे गलत होगा। उसके बाद में मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर जो है वो कम मिलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ कम, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ कम है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक मूल्यांकन में छात्र देखो अभिव्यक्ति जहाँ पर मौखिक मूल्यांकन होगा वहाँ पे छात्र को जो है वो अभिव्यक्ति के अवसर जो है वो सबसे अधिक मिलते हैं, यानी कि उसको जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति करने के अवसर जो है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, ये मौखिक मूल्यांकन को लेकर के बिल्कुल जो है वो सटीक है, यानी कि मौखिक मूल्यांकन करता हमेशा निष्ठावान, सहनशील और उस विषय का विषय विशेषज्ञ जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन साथियों ये कह रहा है कि हाँ जी, निम्नलिखित प्रश्न शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला जो गुण है वो कौन सा है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला जो गुण है वो कौन सा है? प्रश्न पत्र की बात हो रही है साथियों। यहाँ पे देखो विश्वसनीयता ये होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, लेकिन अति व्यापकता ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो आप प्रश्न पत्र जो है वो बहुत बड़ा बना रहे हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र हमेशा क्लास के अकॉर्डिंग और बच्चों के अनुसार जो है वो बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे अति व्यापकता जो है ये एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, अति व्यापकता एक अच्छे प्रश्न पत्र की साथियों विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, एक भी प्रश्न को आपको जो है वो स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो है वो वापस आपको रिपीट होकर के 2025 के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण के संदर्भ में, ठीक है, भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त जो लब्धांक है यानी कि प्राप्त अंक है, ठीक है, उसके संगति से है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षण यानी कि 2 भिन्न अवसरों के ऊपर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति के जो प्राप्तांक है वो समान है। कहने का मतलब है कि एक ही परीक्षाएं 2 भिन्न अवसरों पर ली जाती हैं लेकिन अंक जो है क्या है, समान है। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है उसमें क्या होती है, उसमें साथियों विश्वसनीयता होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 से होगा, उस प्रकार के प्रश्नों के अंदर विश्वसनीयता जो है वो अधिक पाई जाती है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग ली जाने वाली विधि जो है वो कौन सी है? ही आपके L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने की भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जो विधि है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी यहाँ पे परीक्षा विधि, ठीक है। परीक्षा विधि जो है ये एक विद्यार्थी या फिर एक विद्यार्थियों के समूह के रूप में भी ली जा सकती है और इसके माध्यम से जो है वो भाषा शिक्षण का जो है मूल्यांकन किया जाता है इस परीक्षा विधि के माध्यम से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, परीक्षा विधि के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रचार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन जो है ये किसका है? ये आपके रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न साथियों। प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रचार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में ये कथन जो है वो किसका है? तो साथियों ये कथन हो जाएगा रेमर्स और गेज का। ये जो कथन है वो है अपना रेमर्स और गेज का। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, ये परिभाषा आपसे 2025 के अंदर भी पूछी जा सकती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रचार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में ये कथन जो है वो है रेमर्स और गेज का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा, रेमर्स और गेज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये कह रहा है कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमता का अध्ययन जो है वो किया जाता है, ठीक है। यानी कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन की क्षमता का अध्ययन जो है वो किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में बुद्धि के अंदर हमेशा IQ लेवल जो है वो ज्ञात किया जाता है साथियों। बुद्धि के माध्यम से हमेशा IQ लेवल जो है वो ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण या फिर व्यक्तित्व परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है जो है वो बच्चे की रुचियों की। यहाँ पे साथियों जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? रुचियों की हो रही है, अभिवृत्तियों की हो रही है और समायोजन की हो रही है। यहाँ पे जो है वो एक व्यक्तित्व परीक्षण के अंदर साथियों इस व्यक्तित्व परीक्षण में रुचियों का,
अभिवर्तियों का और एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं किसके अंदर, व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन 3 आ रहा है उनका बिल्कुल सही होगा। रुचियों, अभिवर्तियों और समायोजन का जब हम परीक्षण करेंगे तो ये करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये है आपके, ये भी आपके रीट L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न। साथियों प्रश्न कह रहा है कि देखो, टारगरसन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है। ठीक है, भाषा के अंदर से इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का सही अर्थ जो है वो क्या है। ऑप्शन ए देखिए, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित यानी कि छात्रों के व्यवहार को लेकर के जो शिक्षा निर्देशालय यानी कि शिक्षालय के द्वारा जो परिवर्तन किए हैं, ठीक है, उसको आंकड़ों को एकत्रित करना। ठीक है, कि कौन कौन से परिवर्तन जो है वो किए गए हैं। या फिर ऑप्शन बी, मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है, या फिर जिसके द्वारा जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य का प्राप्त करना, या फिर किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। साथियों टारगरसन और एडम्स ने कहा था कि मूल्यांकन का जो सही अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु या प्रक्रिया का क्या करना, मूल्य निश्चित करना। किसी वस्तु या फिर प्रक्रिया का मूल्य जो है वो निश्चित करना, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है टारगरसन और एडम्स की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है टारगरसन और एडम्स की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये कह रहा है कि, हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से मौखिक परीक्षा का जो गुण है वो कौन सा है। इन चारों में से कौन सा जो है वो मौखिक परीक्षा का गुण है। मौखिक परीक्षा का मतलब हो गया कि छात्र को अपने सामने खड़ा करना और उसको जो है वो क्वेश्चन पूछना। तो ये कहलाता है अपना क्या, ये कहलाता है मौखिक परीक्षा। देखो कौन सा गुण है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि मौखिक परीक्षा का गुण पूछ रहा है आपसे। ये जो है वो साथियों क्या है, ये तो एक प्रकार का दोष है। भाई अगर अधिक समय लग रहा है तो समय तो लगेगा, लेकिन ये क्या है, ये एक दोष है न कि गुण। ठीक है, मौखिक परीक्षा को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो है वो नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन जो है वो किया जा सकता है, या फिर इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ये तो यहाँ पे पूछना क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। देखो नहीं कर सकते ये यहाँ पे क्या है साथियों, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये तो है दोष। ये क्या है भाई, लेखन कौशल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो ये तो दोष हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करनी है गुण की, तो गुण में क्या होता है कि इस प्रकार से परीक्षा से विद्यार्थी के 3 कौशल, भाषाई कौशल जिसके अंदर सुनने, पढ़ने और बोलने इनकी तीनों प्रकार के जो गुण है उनका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे से होगा। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मूल्यांकन के पक्ष, देखो साथियों मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित हैं। ठीक है, ये आपके L1 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि मूल्यांकन के पक्ष में जो है वो क्या आता है। ठीक है, मात्रात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक, या फिर संरचनात्मक, या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे आएगा जो मूल्यांकन जो है ये होता है ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, मूल्यांकन का जो पक्ष है ये होता है ज्ञानात्मक पक्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, जिसका संबंध किससे है, मूल्यांकन से है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रचार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रचार का उल्लेख करती है, न कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा किसका, ये कथन है रेमर्स और गेज का। ठीक है, ये कथन किसका साथियों, रेमर्स और गेज का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जिन विद्यार्थियों को आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये कथन है रेमर्स और गेज का। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रचार का उल्लेख करती है, न कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। ये कथन है रेमर्स और गेज का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 सही होगा, रेमर्स और गेज। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा कि
मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन जो है वो कौन सा है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे मौखिक मूल्यांकन को लेकर के सही है। ठीक है, तो ये हो गया शायद, दीर्घ उत्तरीय नहीं होगा यहाँ पे, निष्ठावान, ये हो गया प्रश्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही था, मौखिक मूल्यांकन निष्ठावान, सहनशील सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति प्राप्ति की सीमा सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये मूल्यांकन की परिभाषा जो है ये किसकी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका, तो साथियों ये कथन हो जाएगा किसका, ये कथन हो जाएगा माइकेलिस का। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का एक निर्णय करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है माइकेलिस का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ये परिभाषा है माइकेलिस की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये अपना कहना है कि हाँ जी, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। विश्वसनीयता ये होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, वैधता और अभिक्षमता। यहाँ पे कौन सा अभिक्षमता जो है ये साथियों भिन्न है, बाकी ये तीन जो है वो एक ही है। तो विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता और यहाँ पे वैधता, लेकिन अभिक्षमता जो है ये इसका एक पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए। साथियों यहाँ पे अपना मूल्यांकन जो है इसका इवोल्यूशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों की त्रुटियां ढूंढना, या फिर यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सकता है, या फिर सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की उपलब्धि नापना और आगे क्या लेकर, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा यहाँ पे। यानी कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना कि विद्यार्थियों की समस्या क्या है, ठीक है, कमजोरियाँ क्या है, उसका पता लगाना, उसके बाद में क्या करना, उसका उपचार करना, यानी कि उसका निदान करना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही होगा, सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और क्या करना, उपचार करना। बिल्कुल भाई, ऑप्शन 3 सही होगा, सीखने के अंदर कमजोरियाँ और निदान जो है उसका क्या करना, उपचार करना। अगला देखिए, हाँ जी, ये परिभाषा देखिए, मूल्यांकन परिभाषित करता है कि जहाँ मूल्यांकन की परिभाषा नहीं अपितु उद्देश्य पूछा गया है, ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि भाषा के आकलन में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण क्या है। भाषा के आकलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास, भाषा की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास, निबंध पत्र आदि लिखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, या फिर व्याकरण पर अधिकार। साथियों भाषा का आकलन, यानी कि भाषा की कुशलता का मतलब हो गया यहाँ पे कि विभिन्न परिस्थितियों के अंदर भाषा प्रयोग की जो है वो कुशलता, यानी कि किसी भी प्रकार से कहीं भी अपन जो है वो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा विभिन्न स्थितियों के अंदर भाषा प्रयोग की कुशलता जो है ये क्या है, भाषा का आकलन करना है कि भाषा को जो है वो कहाँ तक सीखा गया है। ठीक है, तो आपका भी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे से होगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने से कोई भी अंतर नहीं आता है, जब किसी भी परीक्षा के अंदर बार बार अंकन करने से कोई भी अंतर जो है वो नहीं आता है, तो उसके अंदर क्या है, वैधता है, व्याकरण है, वस्तुनिष्ठता, या फिर विश्वसनीयता। यानी कि किसी परीक्षा को बार बार अंकन करने से कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है वो वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, अंतर नहीं आ रहा है तो क्या है, वस्तुनिष्ठता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 3 यहाँ पे से होगा, वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन और परीक्षा के अंदर अंतर क्या है। साथियों मूल्यांकन जो है ये हमेशा व्यापक होता है, क्योंकि मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें एक विद्यार्थी के सभी प्रकार के पक्षों का अध्ययन जो है वो एक साथ किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर्गत एक विद्यार्थी के सभी पक्षों का अध्ययन हम क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। लेकिन परीक्षा के अंदर साथियों, परीक्षा के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में उसका सिर्फ और सिर्फ IQ लेवल जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन और परीक्षा के अंदर ये व्यापकता की दृष्टि से क्या है, अंतर है दोनों के अंदर, क्योंकि मूल्यांकन व्यापक होता है और परीक्षा जो है वो एक संकीर्ण होती है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ IQ लेवल को देखा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्देश्य का समझ जो है वो किससे है। साथियों उद्देश्य का समझ जो है वो किससे है, शिक्षण से है, शिक्षा से, शिक्षक से, या फिर पाठ से। तो उद्देश्य का जो सीधा संबंध है वो है किससे, शिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा यहाँ पे, शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है। विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि जागर करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों हिंदी के अंदर मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वो है विषय की क्या करना, जांच करना। तो ऑप्शन नंबर ए जिन विद्यार्थियों का आ रहा है यहाँ पे उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्रों के किस पक्ष का मापन किया जाता है। ठीक है, निष्पत्ति या फिर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा छात्र के किस पक्ष का मापन किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक का, मनोशारीरिक और पक्ष भी, यानी कि निष्पत्ति और उपलब्धि के द्वारा छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन जो है वो किया जाता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बात रही किसकी, यहाँ पे बात रही सिर्फ और सिर्फ उपलब्धि परीक्षण की। तो ज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा उपलब्धि परीक्षणों का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 1 नंबर बिल्कुल है, सही होगा यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, अगला साथियों जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों का मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया जो है वो अधिक उपयोगी है। यानी कि भावात्मक और मनोशारीरिक के लिए कौन सी जो है वो मापन, मूल्यांकन, जांच या फिर परीक्षण। यहाँ पे बात नहीं किसकी, भावात्मक और मनोशारीरिक, यानी कि मन के शारीरिक। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमेशा जो है वो यहाँ पे मापन जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर भावात्मक और भावात्मक के लिए मूल्यांकन होगा, सॉरी मापन नहीं होगा, मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 से होगा मूल्यांकन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा पता लगाया जाता है, किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि विशेषता जो है वो कितनी है। देखो, किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु या गुण जो है ये इसके अंदर विशेषता जो है वो कितनी है। तो ये लगाया जाता है मापन के द्वारा। ठीक है, वस्तु और गुण का जो पता है वो साथियों मापन के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 1 से होगा मापन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए मापन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिणाम के संबंध में, किसी गुण, योग्यता तथा अथवा विशेषता अथवा मूल्य के निर्धारण में, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिणाम के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे मापन को लेकर के। अगला क्वेश्चन, और यह अंतिम क्वेश्चन, और यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा कि किसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता के मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण या फिर परीक्षण, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।